नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले बजट का विरोध बढ़ा। 16 विपक्षी दलों के बाद शिवसेना की राष्ट्रपति से दखल की मांग। विपक्ष आज चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। अखिलेश मुलायम को चुनाव चिन्ह के लिए ताकत दिखाने की चुनौती। बर्खास्त 4 जिलाध्यक्षों को अखिलेश ने किया बहाल। आज बुलाई सर्व विधायकों की बैठक। छह दिन की सीबीआई रिमांड पर सुदीप बंदोपाध्याय। टीएमसी का पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन का ऐलान। आगजनी और तोड़फोड़ पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी वनडे और T20 की कप्तानी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना रहेगा जारी। सचिन तेंदुलकर समेत दिग्गजों ने कप्तानी करियर को सराहा। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती। पटना साहिब में विशेष कार्यक्रम। प्रकाश पर्व पर जुटे देश विदेश से लाखों श्रद्धालु। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बजट का विरोध तेज हो गया है। विपक्ष के 16 दलों के बाद एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना ने भी सरकार के बजट पेश करने के फैसले का विरोध किया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मुंबई में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि सरकार बजट में लोक लुभावन वादे करके 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में वोट बटोर सकती है। उद्धव ठाकरे ने इस मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दखल की अपील की है। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से राष्ट्रपति से मुलाकात करने को भी कहा है। इस सिलसिले में आज विपक्षी दल चुनाव आयोग से मुलाकात भी करने वाले हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू और आरजेडी शामिल हैं। 5 सूबे कोई मामूली नहीं है। एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा चुनाव में है, तो उस समय बजट रखना जरूर। जो रूलिंग पार्टी है, सरकारी पार्टी है, वो अपने हक में उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो ये चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने इस मसले पर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से दखल की मांग की थी। इन दलों का कहना है कि बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से बीजेपी फायदा उठाना चाहती है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग ने इस मसले पर जल्द ही राय देने का भरोसा दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जब चरम पर होगा, उसी दरमियान 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होना प्रस्तावित है, लेकिन विपक्षी दलों ने इससे ऐतराज जताया है। 16 दलों ने राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत चिट्ठी के जरिए की है। विपक्ष की मांग है कि 2012 की तरह आम बजट चुनावों के बाद ही पेश किया जाए। चुनाव आयोग ने शेड्यूल दिया है। उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, उत्तराखंड का सीधा प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया है, तमाम विपक्षी दलों ने और चुनाव आयोग से, कि इसको रोका जाए। चुनाव के बाद ही बजट आना चाहिए। These state elections have national implications. The union budget will have impact on the elections in these states. So one has to be realistic, practical. केंद्र ने जो बजट सेशन चुनाव के बीच में बुलाया है, तो जैसे 2012 में बजट सेशन टाला गया था, इसको भी टालना चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार घोषणाएं जो करेगी, उससे जनता प्रभावित होगी और चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। दरअसल साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही स्थिति बनी थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को चुनावों तक टालते हुए इसे 12 मार्च कर दिया था। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर जल्द ही अपना फैसला देने की बात कही है। The commission has received one representation, as you might have read in the public domain, sent by some political parties, and this representation is with regard to presentation of the budget. The commission is examining this representation and in due course of time will take an appropriate call on this. दरअसल सरकार ने इस बार बजट सत्र को करीब 1 महीने पहले ही बुलाने का फैसला किया है, जिसका मकसद लेखानुदान लेने के बजाय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही इसके प्रावधानों को लागू करना है। लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इंटरिम बजट पेश किया जाता है। आज तक तो रुका नहीं है। 2014 के चुनाव से भी
कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले होता है, वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। सीसीपीए ने राष्ट्रपति से बजट सत्र के पहले हिस्से के लिए 31 जनवरी से 9 फरवरी तक की तारीखों की सिफारिश की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस बजट का चुनाव के दौरान लोक लुभावन घोषणाएं करने में दुरुपयोग कर सकती है। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा। दिल्ली में कैमरामैन सुदीप्तो के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विशाल दहिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। विशाल, हम देख रहे हैं विपक्ष इस मसले पर भी एकजुट है सरकार के खिलाफ, हालांकि दोनों ही अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है लोक लुभावन वादे हो सकते हैं, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आम चुनाव से पहले ऐसा होता आया है कि बजट पेश होता रहा हो। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की चलेगी या विपक्ष की। जी बिल्कुल, और इसमें आखिरी फैसला जो है वो चुनाव आयोग के पास रहेगा, क्योंकि इस वक्त चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो चुका है। तो इस वक्त जो भी शिकायतें राजनीतिक दलों की होंगी वो चुनाव आयोग के पास जा रही हैं और चुनाव आयोग आखिरी फैसला लेगा। कल जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं नसीम जैदी, उन्होंने जब चुनाव की तारीखों की घोषणा कर रहे थे तो हमारे सवालों के जवाब में कहा था इस मसले पर कि ये जो मसला है इस पर लेकर एक पिटीशन ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों की तरफ से पहुंची है और वो उस पिटीशन पर इस वक्त विचार कर रहे हैं। आखिरी फैसला चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही लिया जाएगा, लेकिन विपक्षी दल जहां एक और राष्ट्रपति से मिले हैं, वहीं दूसरी ओर थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए अपनी मांग पर ज्यादा और जिसे कहा जाए कि सुचारू तरीके से अपनी मांग को सामने रखने के लिए एक बार फिर आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि मंडल होगा जो कि 11 बजे चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलेगा, जिसमें टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कई जो दल विपक्षी दल हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो जो विपक्षी दल हैं उनकी दलील साफ है, लेकिन इस वक्त जो बॉल है वो कहा जाए कि चुनाव आयोग के कोर्ट में है और आखिरी फैसला चुनाव आयोग की तरफ से होगा कि क्या सरकार जो 1 तारीख को बजट पेश करने का जो सरकार की तैयारी है और जिस तरह का ऐलान सरकार की तरफ से किया जाने वाला है जल्द ही, क्या वो संभव हो पाएगा या चुनाव आयोग चाहेगा कि 8 तारीख यानी कि 8 मार्च जो कि आखिरी पोलिंग डेट है उत्तर प्रदेश में, जो 7वें चरण का मतदान होना है 8 तारीख को, उसके बाद ही बजट को पेश किया जाए। बिल्कुल देखना होगा चुनाव आयोग का किस तरह का रुख रहता है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं कल आपको बता दें चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। बाकी राज्यों में 1 चरण में चुनाव होगा। मतगणना 11 मार्च को होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 15 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिनमें 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होगा। चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। छठे चरण की 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। सातवें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। Commission is determined to ensure strict compliance along with uniform application to all political parties, ruling or opposition. And Commission will also invoke provisions of substantive laws while enforcing Model Code of Conduct. पंजाब की 117 सीटों पर 1 चरण में ही चुनाव होगा। यहां 4 फरवरी को मतदान होगा। गोवा की सभी 40 सीटों पर भी 4 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। तो वहीं पूर्वोत्तर के मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। 4 मार्च को पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 मार्च को दूसरे और आखिरी दौर में 22 सीटों पर मतदान होगा। The limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab,
and Uttarakhand, and 20 lakhs for Manipur and Goa. चुनाव आयोग इस बार कुछ नई चीजें भी आजमाने जा रहा है। ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर होगी। वोटर स्लिप के साथ हर परिवार को रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी। सभी मतदान केंद्र के बाहर वोटर असिस्टेंट बूथ होगा। पिछली बार 3 बूथों के लिए एक असिस्टेंट था। शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए खास बूथ बनाए जाएंगे। सेना, अर्धसैनिक बल के जवान और दूतावासों में काम करने वाले ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे। उम्मीदवारों को हलफनामा देना होगा कि उनके पास भारत के अलावा किसी भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। उन्हें यह भी हलफनामा देना होगा कि उनके ऊपर बिजली, पानी, टेलीफोन और सरकारी आवास का कोई बकाया नहीं है। Candidates will be required to open accounts in their banks, and as per our directions, expenses above rupees 20,000 will be made out of this bank account and will be through check. पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है। उत्तराखंड का 26 मार्च को तो उत्तर प्रदेश का 27 मई को। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चुनाव कार्यक्रमों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल रणनीति को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। मुझे पूरी आशा है कि ये इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे सभी पांचों राज्यों में और कोई भी गड़बड़ न हो। और जाहिर है हम इच्छा करेंगे कि पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेंगे। तहसील से लेकर के जिले तक के अफसर, उसमें से बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। तत्काल उनको हटा करके और निष्पक्ष चुनाव के लिए 100% बूथों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करता हूं। प्रदेश के चुनाव होना चाहिए। केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही थी कि चुनाव टल के अप्रैल मई में हो जाए, हम लोगों ने उसका विरोध किया था क्योंकि फरवरी का महीना सबसे अच्छा चुनाव का महीना होता है। हमें भी इस चुनाव के लिए बेताबी से इंतजार था। 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के शासन में परेशान थी, कराह रही थी, गुंडा राज था। तो इसका इंतजार कर रहे थे। ये हमारे लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली और खुशी वाली खबर है, क्योंकि हम तो पहले से तैयार बैठे हैं और हम तो सोच रहे थे जल्दी से जल्दी हो जाएं, क्योंकि हमारी तो अब तैयारी है पूरी तरह से। दूसरी पार्टियां तो अभी अपने झगड़ों में उलझी हुई हैं। रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन को कि लॉ एंड ऑर्डर कारण और इन गुंडागर्दी 57 तो इनके पास गुंडाओं की टीमें हैं जिनके पास बंदूकें हैं, फिर वो शिफ्ट कर देंगे एक जोन से दूसरी जोन तक। एक के इलेक्शन कमीशन एक जोन में एक टाइम में कराएगा, ये अच्छी बात है। लोग बड़ी बेसब्री से चुनावों की घोषणा के इंतजार कर रहे थे। दोनों पंजाब और गोवा में, पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। उत्तराखंड में हमेशा बहुत शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण चुनाव हुए हैं और राजनीतिक दलों से मेरी अपील है कि हम अपने इस गुण को यथावत बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में चल रही तकरार के बीच आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। राज्य सरकार में मंत्री आजम खान ने बुधवार को दोनों गुटों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की। इसी सिलसिले में उन्होंने पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, जबकि रामगोपाल यादव ने एक बार फिर कहा कि उन्हीं का खेमा असली समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिश अभी भी नाकाम नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने आज पार्टी विधायकों और शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी। इस बीच अखिलेश यादव ने 4 जिलों में पार्टी के बर्खास्त अध्यक्षों को फिर से बहाल कर दिया है। इनमें देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिलों के अध्यक्ष हैं, जिन्हें शिवपाल यादव ने बर्खास्त कर दिया था। हम भी जानते हैं कि कौन सा हथौड़ा कहाँ काम करेगा, कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगेगा। इसलिए हालांकि हम चुनाव में जा रहे हैं, दोबारा लौटेंगे और सही जगह पर हथौड़ा और सही जगह पर नट बोल्ट लगाने का काम करेंगे। इससे पहले बुधवार को भी विवाद सुलझाने की कोशिश जारी रही। दोनों गुटों में सुलह कराने के लिए पार्टी नेता आजम खान ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके अलावा शिवपाल यादव समेत पार्टी के कई नेता भी मुलायम सिंह से मिले। संवाद का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए।
अगर संवाद का दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर बात बिगड़ने के सिवा कुछ नहीं है। तो कन्फ्यूजन की राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात साफ साफ होनी चाहिए। जो भी बात तय हो वो बिल्कुल एकतरफा हो। रामगोपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश खेमे को ही असली समाजवादी पार्टी बताया है। अखिलेश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाए उसी पार्टी को, उसी समाजवादी पार्टी को वो समर्थन करें और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के पास अपना अपना दावा किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आयोग ने दोनों खेमों से पार्टी के प्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों का समर्थन साबित करने के लिए कहा है। आयोग की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में 9 जनवरी तक हस्ताक्षर किए गए हलफनामे जमा करने के लिए कहा गया है। इससे पहले चुनाव तारीखों का ऐलान करते समय आयोग ने पुरानी परंपरा और नियमों के आधार पर फैसला करने की बात कही थी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लखनऊ से हमारे साथ हमारी संवाददाता कृति मिश्रा जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। कृति, रामगोपाल यादव साहब कह चुके हैं कि सुलह समझौते की अब कोई गुंजाइश रही नहीं है। तमाम भ्रम भी अभी जाहिर तौर पर बने हुए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद क्या ये भ्रम दूर करने की कोशिश होगी अखिलेश यादव की तरफ से तमाम विधायकों को? सियासी मायनों में काफी अहमियत इस बैठक की। जी हाँ प्रीति, समाजवादी पार्टी में अभी वर्चस्व की लड़ाई जारी दिख रही है। इसी बीच आज अखिलेश यादव ने जो विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई है 10 बजे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने उभर कर नहीं आता है तो अखिलेश यादव ये ऐलान कर सकते हैं कि मैदान में वो अकेले ही निकल पड़ेंगे। साथ ही देखिए कल का जो घटनाक्रम रहा, अखिलेश खेमे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम, उन्होंने वो जिला अध्यक्ष जो शिवपाल यादव ने हटाए थे उनकी बहाली कर दी है। साथ ही उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दिया है इन जिला अध्यक्षों को कि पार्टी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि चुनाव उन्हीं के खेमे को जीतनी है। इसी बीच ये जो खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों ही खेमे को अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए कहा है, किसी भी खेमे ने इस बात की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन दोनों ही खेमे ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा होता है तो जीत उन्हीं की होगी। अब देखना है प्रीति की जब इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है तो इस रूप में और अब इस दौर में समाजवादी पार्टी की नियति क्या होती है। जी प्रीति, बिल्कुल देखना होगा। चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। अब अखिलेश यादव अपने समर्थक विधायकों को किस तरह का मैसेज देते हैं, इस पर नजरें जरूर बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में है। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में एक विचारधारा वाली पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बयान जारी करके उन्होंने कहा कि बीएसपी सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, ये कहना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने लखनऊ में उनसे खास बात की। इलेक्शन की घोषणा हो गई है, अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? ओपिनियन पोल्स की बात करें तो बड़ी अच्छी पिक्चर आपके लिए नहीं पेश की जा रही है। हमने अपनी पार्टी के तमाम जो सीनियर्स थे, जो हमारी कोर कमेटी है पूरे प्रदेश की, जो ज़िलों की, उन तमाम लोगों को बुलाया था और उसका वजह सिर्फ यही थी कि जिस तरह से हम चुनाव में जाना चाहते हैं, वो चुनाव जो 27 साल का अंदर जो एक माहौल बना है, उस माहौल को आज जनता चाहती है, चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, चाहे वो बीजेपी के झूठे वादों को लेकर हो, या प्रदेश की सरकारों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो आज हाल किया है उसको लेकर हो। हम जितने सार्थक, हमारे प्रत्याशी जितने मजबूत होंगे, हमारा वर्कर जितना मजबूत होगा, हम चुनाव में इस बार सफलता पाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में अलायंस तय माना जाए? जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उनके परिवार में भी, घर में भी और पार्टी में भी जो ऐसे हालात चल रहे हैं उस वक्त किसी तरह की टिप्पणी करना बेहतर नहीं होगा। लेकिन ये मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे से किसी की भी कोई चर्चा नहीं हुई, ना हमने किसी से चर्चा की है। कौन से मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ेंगे?
देखिए, मुद्दे ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, आपको साफ नज़र आ रहा है कि आज देश क्या, प्रदेश क्या, किसान रो रहा है, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सीबीआई कोर्ट ने सुदीप बंदोपाध्याय को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। कल भुवनेश्वर में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर ही जुटे रहे, जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के नेता आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी करेंगे। तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को पार्टी समर्थकों ने कई जगहों पर जाम और तोड़फोड़ को अंजाम दिया। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के कोलकाता निवास पर हमला किया गया, जबकि हुगली स्थित बीजेपी कार्यालय पर आगजनी की गई। हमारा अपराध यही है कि हम लोग हिंदुस्तान की जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद सारे हिंदुस्तान में जो आर्थिक हालात है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा चल रहा है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। इधर राजधानी दिल्ली में भी टीएमसी के 34 सांसदों ने अपना विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाने की कोशिश के दौरान सभी को 3 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया गया। वहीं दिल्ली में चल रही प्री बजट की बैठक का भी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बहिष्कार किया। पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। For this emergency, it is not a financial emergency anymore, it's also an emergency. You're seeing what is happening, and this political vendetta, because Mamata Banerjee's Trinamool Congress cannot be taken on Notbandi. Nothing is going to scare us. We will carry on our movement. Not only the movement will carry on in Bengal, we are going to take it to 5, 6, 7 other states, and we'll continue in Delhi. दूसरी तरफ सुदीप बंदोपाध्याय को कल भुवनेश्वर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुदीप को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट भी मांगी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गलत लोगों का साथ देने का आरोप भी लगाया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, जो संविधान की शपथ लेता है, वह कहता है कि केंद्र की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, नोटबंदी का हम विरोध कर रहे हैं इसलिए काम कर रही है। ये सरासर गलत है। चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। सुदीप बंदोपाध्याय को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने इसी मामले में टीएमसी सांसद तपस पॉल को भी गिरफ्तार किया था, जिसे पार्टी ने केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया था। टीएमसी ने मंगलवार को बीजेपी दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती पर भी सवाल उठाया है। पार्टी ने कानून व्यवस्था के मामले में इसे राज्य के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक बेनतीजा रही है। दोहरे नियंत्रण और समुद्र के रास्ते व्यापार पर टैक्स जैसे मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि समुद्र के रास्ते व्यापार का मसला जल्द ही सुलझ जाएगा और इसका संवैधानिक हल खोजा जाएगा। राज्यों ने 1.5 करोड़ रुपए से कम के कारोबार पर टैक्स लगाने के अधिकार की मांग भी दोहराई। काउंसिल की अगली बैठक 16 जनवरी को होगी। और खेल जगत से अहम खबर, महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और T20 टीम की कप्तानी छोड़ दी है। धोनी ने अपने इस फैसले के बारे में बीसीसीआई को जानकारी दे दी है। बीसीसीआई ने भी कल एक बयान जारी करके इसकी घोषणा की। धोनी इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे और T20 सीरीज में टीम की कमान नहीं संभालेंगे। धोनी के इस फैसले के बाद भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को सीमित ओवरों की टीम की कप्तानी भी सौंपी जा सकती है। सचिन तेंदुलकर समेत क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने धोनी के कप्तानी करियर की तारीफ की है। 35 साल के धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने नई बुलंदियों को छुआ। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप भी जीता था, जबकि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा भी किया था। गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। इस मौके पर 350वां प्रकाश पर्व देश और दुनिया में भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। उनके जन्म स्थान पटना साहिब में मनाए जा रहे भव्य प्रकाशोत्सव पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज हिस्सा लेंगे। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भी इस पर्व में शामिल होने के लिए पटना आए हैं। इस मौके पर सुबह से ही जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। देश विदेश के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के साथ लंगर का भी आयोजन किया गया है।
गुरु गोविंद सिंह ने परोपकार, त्याग और शौर्य की अद्भुत मिसाल कायम की थी। 350 साल बाला प्रीतम दिनार। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में, जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां गुरु पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंदर कीर्तन दरबार सजे हैं, जहाँ पे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल उसका स्टेज जो है वो बनाया गया है। साथ में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के पिता महाराज हैं, और साथ में जो उनके जो शस्त्र हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के और श्री गुरु तेग बहादुर जी के, वो यहाँ पर उनका डिस्प्ले हुआ है। और इस समय जो लंगर सेवा है वो भी 24/7 यहाँ पर है। लोकल्स जो हैं वो भी बहुत साथ दे रहे हैं, हर चीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इस समय के मुख्य कार्यक्रम जो है 12:30 बजे उसके लिए, जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी इस इवेंट को ग्रेस करेंगे। साथ में होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और नीतीश कुमार भी। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट एयरपोर्ट से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले दर्शन करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी के। उसके बाद साथ में यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ सिख ही नहीं, सिखों के अलावा भी यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, जिसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ सिखों के गुरु नहीं, हिंद के गुरु हैं। कैमरा पर्सन कवलजीत के साथ पटना से रवलीन कौर, राज्यसभा टीवी के लिए। तो ये जायजा हमारे संवाददाता रवलीन कौर ने लिया पटना साहिब में मनाए जा रहे 350वें प्रकाश पर्व का। हमारी संवाददाता रवलीन कौर ने जायजा लिया है, जिसको हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने द पीपल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम किताब का कल विमोचन किया। इसका लेखन डॉक्टर कलाम के प्रेस सचिव रहे SM खान ने किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा क्षेत्रों में तमाम योगदान देने के अलावा डॉक्टर कलाम ने युवाओं से सीधा संपर्क स्थापित करके उनके दिलों में जगह बनाई। किताब विमोचन कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं। बात खास शख्सियत की। आज गुजरे जमाने के मशहूर संगीतकार और गायक सी रामचंद्र की पुण्यतिथि है। आइए याद करें सी रामचंद्र को उनके संगीत से सजे कुछ गीतों के जरिए। हिंदी फिल्म संगीत में जब प्रयोगों की बात आएगी, सी रामचंद्र जी का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाएगा। उन्होंने अलबेला के गाने में सैक्सोफोन, बोंगो, ट्रम्पेट का इस्तेमाल किया और जादू बिखेर दिया। शोला जो खड़के, दिल मेरा धड़के, शोला जो खड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ लेकिन उन्हें सिर्फ वेस्टर्न धुनों का माहिर मानना उनके फन के साथ नाइंसाफी होगी। फिल्म अनारकली में उन्होंने लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों को इस्तेमाल कर जो जादू बिखेरा वो आज भी कायम है। और अब आखिर में हेडलाइंस। चुनाव से पहले बजट का विरोध बढ़ा। 16 विपक्षी दलों के बाद शिवसेना की राष्ट्रपति से दखल की मांग। विपक्ष आज चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। अखिलेश मुलायम को चुनाव चिन्ह के लिए ताकत दिखाने की चुनौती। बर्खास्त 4 जिलाध्यक्षों को अखिलेश ने किया बहाल। आज बुलाई विधायकों की बैठक। छह दिन की सीबीआई रिमांड पर सुदीप बंदोपाध्याय। टीएमसी का पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन का ऐलान। आगजनी और तोड़फोड़ पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी वनडे और T20 की कप्तानी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना रहेगा जारी। सचिन तेंदुलकर समेत दिग्गजों ने कप्तानी करियर को सराहा। और श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती। पटना साहिब के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। प्रकाश पर्व पर जुटे देश विदेश से लाखों श्रद्धालु। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।